हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बुक दो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 5 है ना। तो चैप्टर 5 पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ठीक है, देखो आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास। पहला जो है रेशियो के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा रेशियो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन भी पढ़ लेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन तो बड़ा चैप्टर है, तो प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, अच्छा पहले बात करें अगर हम लोग रेशियो का, तो रेशियो है क्या, जैसे जान लेते हैं कि रेशियो के बारे में जैसे जान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमको दो क्वांटिटी के बीच में जब हम लोग कंपेयर करना होता है तो हम लोग रेशियो यूज करते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, या दूसरा क्वांटिटी पहले क्वांटिटी के केस में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग रेशियो यूज करते हैं जब हम लोग कंपेयर करना होता है, सेम चीज़ के बीच में कंपेयर करना होता है। रेशियो का खासियत यही है कि वो सेम चीज़ के बीच में कंपेयर होगा, सेम चीज़ के बीच में कंपेयर होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मम्मी मेरा कंपेयर तो जानवर से कर देती है ना, तो वो माँ का प्यार है। जब माँ का प्यार का बात आता है तो वहाँ पे सब चीज़ खत्म हो जाता है, लॉ रूल वगैरह सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे रेशियो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो रेशियो एक्चुअली क्या था, कंपेयर था दो क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, तो हम लोग जब क्वांटिटी को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो रेशियो को फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो बहुत तरीका है लिखने का, जिसमें से पहला है A:B। प्रोनाउंस कैसे करते हैं, A:B। ठीक है, जिसमें से A जो है ये, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं, और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, A/B के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब कभी भी रेशियो हटाना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, A के और कॉमा B के। जब कभी रेशियो हटाना है, जैसे कि ये जो रेशियो था ना, रेशियो को हमने हटाया तो क्या लिखेंगे, A के और B के। के क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, तुम के की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, एज योर विश। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्यों पकड़ते हैं के को, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो इसलिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट के मान लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा था रेशियो का बेसिक बातें था। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ये जो A और B, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये A और B क्या इक्वल हो सकता है क्या, A और B इक्वल हो सकता है। A:B जो है इक्वल हो गया अगर, तो A:B था ना, तो ये तुम्हारा A:A हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इक्वालिटी, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। और अगर इक्वल नहीं हुआ, मतलब A:B ही रहा, तो इसको रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। देखो ये इक्वल नहीं हुआ, मतलब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट इक्वल नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और अगर इक्वल हो गया, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इक्वल हो गया, तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा तो हो सकता है कभी कि एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से बड़ा होगा, या सेकेंड टर्म पहले टर्म से बड़ा होगा। मतलब जैसे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सपोज करो 3:2 हो गया, मतलब 3/2, ये 3/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ग्रेटर 1 होगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर 1 होगा ना, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, 1 से ग्रेटर है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y ग्रेटर 1। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा। तो कंडीशन पूछ सकता है ग्रेटर इनइक्वालिटी कंडीशन क्या है, तो x/y या A/B। तुमको वहाँ नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा तुम समझ जाओगे कि एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से डिवाइड करना है, मतलब कि फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है। तो अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी, और अगर छोटा हो गया तो लेस इनइक्वालिटी। लेकिन नंबर नहीं दिया होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे तुमसे कि बोलेगा फाइंड द कंडीशन ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, वहाँ पे तुमको नंबर नहीं देगा, वहाँ वेरिएबल देगा, मतलब A/B देगा या x/y देगा, या कुछ भी दे सकता है, वेरिएबल में कुछ भी दे सकता है। तो तुमको चेक करना होगा कि क्या वो ग्रेटर है, ग्रेटर तो ग्रेटर इनइक्वालिटी। और यही चीज़ अगर ऐसा होता 2:3 यानी कि 2/3, तो ये क्या होगा, लेस 1 ना, तो लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये ग्रेटर इनइक्वालिटी था, ये लेस इनइक्वालिटी है। देख के समझ में आ रहा है ना। तो ये लेस इनइक्वालिटी, ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है। ये क्या था, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या था, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। 4 बातें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है तुमसे कि रेशियो ऑफ इक्वालिटी का कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी कंडीशन क्या है, ग्रेटर इनइक्वालिटी कंडीशन क्या है, लेस इनइक्वालिटी कंडीशन क्या है। 4 बात हमने तो बताया, क्या बताया, रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट इक्वल ना हो तो क्या होगा, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर इक्वल हो गया तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी। और अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस से छोटा हो, मतलब कि समथिंग बाई समथिंग लेस 1 हो,
यानी A/B लेस 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लेस इनइक्वालिटी, और अगर ग्रेटर 1 हो तो ग्रेटर इनइक्वालिटी। ये 4 बात मैंने बताया ना, 4 बात तुमसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने तुमको भी बता दिया और तुम अभी भूल भी जाओगे, है ना। मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है तुम लोग का, वो गाना याद हो जाता है अभी, ठीक है। तो ये बात था, तुमको रेशियो के बारे में हमने तुमको बताया, बेसिक बात बताया, समझाने की कोशिश किया कि रेशियो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। उसके बाद आता है एक कंपाउंड रेशियो। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुमको आगे के बाद भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ 4 का 2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, 4 का 2, 4 का 2। एक क्वेश्चन बताएंगे, बाई क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। 4 का 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A/B, ध्यान से सुनना, A/B दिया हुआ है 2:3, ठीक है। A/B दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। B/C वो दिया हुआ है 4:5, B/C दिया हुआ है 4:5, B/C दिया हुआ है 4:5। C/D वो तुमको दिया है 6:7। तो तुमसे बोल है ना कि फाइंड A/D, तुमसे फाइंड A/D पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो क्या कितना है यहाँ पे, A B C D 4 है ना, A B C D, तो A B C D हमने लिख दिया। A/B क्या है 2:3, तो 2:3। B/C क्या है 4:5, तो 4:5। C/D क्या है 6:7। कोई दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी तरह का तो बता दो हमको जरा सा, नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ये जो 3 है, 3 के राइट साइड में कोई भी चीज़ दिया हुआ है, पूरा खाली है ना, खाली है ना, पूरा खाली है ना, तो यहाँ क्या पुट करोगे, 3 और 3 पुट कर दो। क्यों 3 और 3, ये जो 3 है ना, उसी यहाँ अगर 4 होता तो 4 और 4 पुट करते, यहाँ 5 होता तो 5 और 5 पुट करते, यहाँ 6 होता तो 6 और 6 पुट करते, ठीक है। अब तुम लोग खुद ही बता दो, ये 5 है तो 5 के राइट साइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है, 5 पुट कर दिया। अब तुम खुद बता दो 4 के इस साइड में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बताओ 6 का लेफ्ट साइड में पूरा खाली है ना, तो क्या रखोगे, 6 ही रखोगे, यहाँ भी क्या रखोगे 6, यहाँ भी क्या रखोगे 6, ठीक है, 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं मैथ में। तो ये जो वर्टिकल लाइन है मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 4 दूनी 8 6 48 48 (2), 4 3 12 6 72 72, 6 5 30 दिया है 90, 5 से 15 6 9 15 से 105, ये आया। पूछा क्या है तुमसे, फाइंड A/D, ये पूछा है ना, तो A कितना है 48 है, A कितना है 48 है, और D कितना है, A/D पूछा था ना, A/D 105। क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ एक बात और समझो जरा सा, रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, हमेशा सिंपल फॉर्म, काट कूट के छोटा करके लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्या ये कट रहा है किसी से, देखो तो किसी से कट रहा है क्या, अगर हम 3 से काटे, 3 कम 3 3 6 18 3 3 9 3 5 15, और कट रहा है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा 60:35। क्या ये आंसर है, जब चेक कर लो एक बार, तो 60:35, 16:35 ये तुम्हारा आंसर हुआ। यहाँ पे ये तो तुमको A/D पूछा था ना, ये A/D पूछा था। अगर यहाँ पे सपोज करो तुमसे B/C पूछ लेता तो तुम निकाल लेते, आराम से निकाल लेते, बहुत ही आसान है। B/C तो B कितना है 72:90, ठीक है, 7 2 9 9, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 2 12, 6 एकम फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 चौके 12, यानी 4:5 हो जाता, ठीक है। B/C पूछता तो 4:5 हो जाता, ठीक है। B/C पूछता तो 4:5 हो जाता, तो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। यहाँ से तुमसे A/D पूछा था, A/C पूछ लेता, A/B पूछ लेता, ठीक है, आंसर मिल गया। तो A/B, B/C, C/D कुछ भी पूछ सकता है, यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, यही तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तुमको 4 दिया हुआ था, तुमको 3 भी दे सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जैसे तुम्हारा 1 नंबर देखो 3 दिया हुआ है, 3 नंबर में देखो A/B 20, 3 नंबर देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेते जरा सा, कौन सा 3 है, ये 4 का 3 है, ठीक है, 4 का 3 है, जैसे देख लो 4 का 3 है, 4 का 3 है ना, हाँ 4 का 3, A/B दिया हुआ है, देखो A/B दिया हुआ है 3 A/B, ये क्या कर रहे हैं, A/B = 3:4, ठीक है, और क्या दिया हुआ है A/B, फिर B/C = 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बस 3 है ना, A B C, 3 वेरिएबल है A B C, A कितना है 3 और 4 है, B कितना है लिखा ही नहीं है, B/C कितना है
2:3 है, ठीक है, 2:3 है। तो यहाँ पे क्या होगा 2:3। अब बताओ 4 के राइट साइड में कोई भी चीज़ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे 4। 2 के लेफ्ट साइड में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या लेंगे 2 और मल्टीप्लाई कर दो कॉलम। 3 × 6 4 × 2 8 4 × 3 12। ये यानी कि A:B:C क्या आ गया 6:8:12। क्या ये सही है? नहीं, तुमको सॉल्व देखना पड़ेगा, ये 2 से कट रहा है, तीनों जो है 2 से कट रहा है, तो 2 3 6 2 4 8 2 6 12, ठीक है, ये हो गया 3:4:6। ये तुम्हारा आंसर हो गया, कौन सा है 4 का 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे समझो, एक बात अभी नहीं बताया, अभी बताएंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो याद रखना, तुमसे अगर हम पूछ ले कि रेशियो कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है, रेशियो कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, जैसे तुम बोले कि A:B और B:A, क्या सेम है दोनों? नहीं, हाँ सेम कब हो सकता है, जब A और B दोनों इक्वल हो जाए। तो रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर देखो, ये A:B और B:3, ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया, मतलब पहले A था बाद में B था, लेकिन हमने बोला कि नहीं पहले B बाद में A, तो ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्या बोलने वाले थे हम, हाँ रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो कोई यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। तुम जैसे कि तुम्हारा मन में प्रश्न आया कि ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यानी ए एंटीसीडेंट है बी कॉन्सिक्वेंट है, फ्रैक्शन के केस में ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है, तो किसी एक नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेशियो का कुछ बातें था। अब बातें हैं कंपाउंड रेशियो का। कंपाउंड रेशियो क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो। ये वाला करे या देखो, कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो एक ही बात है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो एक ही बात है। तो हम तुमको कर रहे हैं एक क्वेश्चन जिसे देखो 2 का 4 देखो, ठीक है, 2 का 4 मिक्स रेशियो बात कर रहा है, 2 का 4 2 का 4 2 का 4, ठीक है। वो क्या दिया हो A/B, ध्यान सुनना, A/B:C। उसके बाद है तुम्हारा A/B के बाद है B/C:A, B/C:A, और उसके बाद क्या है C/A होगा, आई थिंक C/A:B है, ठीक है, C/A:B। बोला क्या है, मिक्स रेशियो बोला या कंपाउंड रेशियो बोला है। ध्यान सुनना, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ध्यान सुनना, है ना, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ये एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट। हर रेशियो में एंटीसीडेंट पहला टर्म और दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट। तो जितने रेशियो दिए हुए हैं, 2 रेशियो दिए हों, 3 रेशियो दिए हों, 4 रेशियो दिए हों, जितने भी रेशियो दिए हों, सभी रेशियो का फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इस टू सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म, समझ रहे हो ना, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इस टू सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, A/B, ये जो रेशियो है, इस रेशियो में A/B पहला टर्म है, इस रेशियो में B/C पहला टर्म है, और इस रेशियो में C/A पहला टर्म है, कोई दिक्कत। इस रेशियो में C सेकेंड टर्म है, इस रेशियो में A सेकेंड टर्म है, और इस रेशियो में B सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पे गौर करो, देखो C और C कट गया, B और B कट गया, A और A कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, ABC। आंसर देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा मिक्स रेशियो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, आगे आंसर, हाँ तो ये तुम्हारा हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो 7 का 1, ठीक है। तो एक बार और जैसे ऐसे ही देख लो, रफली देख लो, A1:B1, फिर A2:B2, फिर A3:B3, फिर A4:B4, ठीक है। मैं बोला कंपाउंड रेशियो निकालो, तो तुम क्या करोगे, A1 × A2 × A3 × A4 B1 × B2 × B3 × B4। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो भी रेशियो दिया है उसका पहला टर्म, मतलब जितने भी रेशियो दिए हुए हैं सब रेशियो के पहला टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जितने भी रेशियो दिए हैं सबका सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा वो मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, रेशियो का ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि 7 का 1 देखो, ठीक है, 7 का 1 देखो, 7 का 1 देखो, हाँ सब फेंक दो, सब फेंक दो, तोड़ दो एकदम। ये क्या है, 7x - 5y, 7x - 5y, 7x - 5y इस टू 3x + 4y
इज इक्वल्स टू 7:11। जब ध्यान सुनना, 7:11 शो दैट बोला, 7:11 बोला है ना, तो शो दैट यहाँ पे थोड़ा शो दैट है, शो दैट है उसमें हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। शो दैट जो है उसको बाद में जाते हैं। इसको जैसे देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है 7x - 5y इस टू का मतलब क्या हो गया बाई 3x + 4। उम्मीद है यहाँ पे तक सबको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन 7:11 का मतलब है 7/11 है ना, समझ में आया, समझ में आया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मतलब क्या है कि 11 का मल्टीप्लाई 7x - 5y से करना है और 7 का मल्टीप्लाई 3x + 4y से करना है। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 11 × 7 77x और 11 × 5 55y। ये जो क्वेश्चन 7 थी 21x, 7 × 4 28y, ठीक है ना। 21x इधर आ जाएगा तो 77x - 21x और 28y है तो 55y यहाँ चला गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है। तो ये क्या 7 से गया 6, 7 से 2 गया 5, 56x इज इक्वल टू 8 × 5 13, 5 × 2 7, 1 8 83y। थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमको, खैर कोई नहीं, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x/83 इज इक्वल टू y/56। समझ में नहीं आया, देखो ये जो 83 है ना x के नीचे ला दिए, ये जो 83 है ना यहाँ x के डिनोमिनेटर में ला दिए और ये जो 56 ना y का डिनोमिनेटर में ला दिए। 83 को x का डिनोमिनेटर में और x का जो कोएफिशिएंट है 56 वो y का डिनोमिनेटर। आ सकता है ना, आ सकता है, ऐसे आ सकता है ना, आ सकता है। देखो 3x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो हमने क्या किया x/4 इज इक्वल टू y/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x इज इक्वल टू 4y वापस आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, है ना। चलो ठीक है, समझ में आ ही गया, चलो अच्छी बात है। तो इतना आया, इतना इज इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ ना तो k मान लो। समझा पाए, इतना बाई इतना इज इक्वल टू k, है ना। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा x/83 इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 83 के और y/56 इज इक्वल टू के। तो y इज इक्वल टू 56 के। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, तुम भी लोग को समझ में आ गया होगा, तुम भी लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। सबसे मैं बड़ा बड़ा सवाल उठाया हूँ एक बार में करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो प्रूफ जो करने के लिए बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 3x - 2y 3x - 2y 3x - 2y इस टू दिया हुआ है। हम डायरेक्ट इस टू को ऐसे लिख दे रहे हैं 3x + 4y। ये प्रूफ करने के लिए बोला, जो भी प्रूफ करने के लिए बोला हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो 3 × x कितना है 83 के है, तो 83 के - 2 y कितना है 56 के बाई 3 × x कितना है 83 के और प्लस 4 × y यानी कि 56 के। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा 3 × 9 8 × 24 249 के माइनस 6 दूनी 12 5 दूनी 11 112 के बाई 3 × 9 8 × 24 दोनों जगह पे 3x ही है, दोनों पे 3x ही है। चलो ठीक है 249 प्लस 4 × y कितना था 56। ओ यहाँ पे तो लिखा हुआ है 56। तो ये कितना होगा 6 × 24 5 × 20 2 22 224 के, ठीक है। तो 9 से 2 गया 7 4 से गया 3 2 से गया 137 आ गया एक 137 के और 9 4 13 4 2 6 1 7 2 2 4 473 के ये के कट जाएगा। तो क्या बचेगा, फाइनल आंसर क्या बचेगा 137/473। इसका मतलब 137:473। प्रूफ हो गया क्या, हाँ हो गया। बोलो समझा पाए कि नहीं पाए। देखो ये इसको हमने सॉल्व किया। ऐसा तुम्हें क्वेश्चन बहुत सारा है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। 9 से 2 के साथ 3 3 9 8 3 24 6 दूनी 12 5 दूनी 10 11 गलत है, यहाँ पे तो सही है 137/400 मेरे को कन्फ्यूज कर दे रहा है। चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके ये लाया। इतना इज इक्वल टू के है, इतना इज इक्वल टू के, इतना इज इक्वल टू के। तो x इक्वल टू 83 के, y इक्वल टू इतना के। फिर इसको हम क्या किए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हमने पुट किया, पुट करके सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा भरा पड़ा है, बहुत सारा भरा पड़ा है, ठीक है। एक ये मैंने टफ क्वेश्चन किया ना, ये मैंने टफ क्वेश्चन किया ना, एक ईजी देखो, पहले में टफ फिर ईजी। तुम लोग बोलोगे वाह। देखो 5 का 3 देखो, 5 का 3 देखो, 5 का 3
ठीक है। 5 का 3 देखो, 5 का 3 क्या है, p इज टू क्यूब, p इज टू क्यूब इज इक्वल टू 5 इज टू 7 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, p बाई क्यूब इज इक्वल टू 5/7, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, p बाई 5 इज इक्वल टू क्यूब बाई 7, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ये 5 को यहाँ ला दिया, क्यूब को वहाँ ला दिया, ठीक है। इतने इज इक्वल टू के, तो अभी जैसे मैंने बताया था तुमको p बाई 5 इज इक्वल टू के, तुम चाहो तो स्टेप जंप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देख लो p बाई 5 इज इक्वल टू के, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 5k हो जाएगा, है ना। और क्यूब बाई 7 इज इक्वल टू के, तो क्यूब इज इक्वल टू 7k हो जाएगा, है ना। अरे बाबा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू b और फिर b इज इक्वल टू c, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने सॉल्व किया, q इज इक्वल टू, ये 9 में समझ लेना इसको, ये क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूब p इतना है और क्यूब इतना है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि p माइनस क्यूब, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि p माइनस क्यूब इज इक्वल टू -4, क्वेश्चन में बोल रहा है p माइनस क्यूब इज इक्वल टू -4, तो p कितना है, 5k है, ठीक है, 5k पुट कर दो, क्यूब कितना है, 7k पुट कर दो, अच्छा गुड गुड, बहुत अच्छा, -4, ये कितना आएगा, -2k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 बाई -2 यानी कि 2, k कितना आया, 2, k कितना आया, 2, इस k का वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, किसमें पुट करोगे, ये जो दिया हुआ था ना 5 p इज इक्वल टू 5k, तो यहाँ पुट करोगे तो 5 इंटू 2 k की जगह पे, p एक्चुअली में कितना आया, 10 आया, है ना। उसके बाद क्या है, क्यूब इज इक्वल टू 7k, क्यूब इज इक्वल टू 7k, तो क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ गया, तो यहाँ से क्यूब इज इक्वल टू 14 आ गया और यहाँ से p इज इक्वल टू 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3p प्लस 4q, ये तुमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p प्लस 4q, तो 3 और p कितना आया था बता दो जरा सा, 10 आया है ना, तो 10 प्लस 4 इंटू क्यूब कितना आया, 14, तो 10 इंटू 3 क्या होगा, 30, 14 चौका 56 यानी कि 86, ठीक है। चाहो तो इनसे देख सकते हो, तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से गए हम लोग, और फिर यहाँ से यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ था वहाँ पे गए हम लोग, सॉल्व किया और आ गया, ठीक है। चलो ठीक है बाकी तुम टैलेंटेड हो, बाकी क्वेश्चन कर लोगे, नहीं होगा तो पूछ लेना, हमसे बता देंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लो इसी चैप्टर से, मतलब इसी एक्सरसाइज से, अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा मुस्कुरा रहे हो। 8 का 3 क्या बोल रहा है कि व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू एंटीसीडेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट को, ऐसे देखो तो, एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो 4:7, ठीक है। 8 का 3 देखो, अरे क्वेश्चन में देख के बता दे, 8 का 3 आखिरी क्वेश्चन है, 4:7, ये तुम्हारा 4:7 है, ठीक है, 4:7 है, ये 4:7 है, 4:7 है। व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू द एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट ऑफ रेशियो 4:7 टू मेक अ कंपाउंड रेशियो, कौन सा व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट 4:7, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ पूर्व पद, अच्छा पूर्व पद, चलो ये भी ठीक है। तो देखो 4:7 है ना, ये 4:7 है, 4:7 है, और 4:7 में अगर हम लोग रेशियो हटाते हैं तो ये क्या होगा, 4k और 7k आ जाएगा, ठीक है, 4k और 7k आ जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा टर्म एंटीसीडेंट में ऐड करें और कॉन्सिक्वेंट से सब्ट्रैक्ट करें, तो एंटीसीडेंट ये है, कॉन्सिक्वेंट ये है, तो क्या बोला है, एंटीसीडेंट से ऐड करें, तो हम मान लो एंटीसीडेंट में हम x ऐड कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंट से x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये है। तो ये तुम्हारा हो गया 4k प्लस x और मेक अ कंपाउंड रेशियो, देखो ये तुम्हारा 2:3 है और क्या है 5:4, कंपाउंड रेशियो बोला है, तो क्या बताए थे, इस रेशियो का पहला टर्म और इस रेशियो का दूसरा टर्म, 3 पहला टर्म 4 दूसरा टर्म, तो क्या होगा 10
और क्या होगा 12, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी कि 5:7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये क्या होगा 4k + x और 7k - 6 = 5/6 हो गया, ये 5/6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 4 = 24k + 6x, 7 × 5 = 35k - 7x, तो 7x इधर आ जाएगा तो क्या होगा 13x, और ये इधर चला जाएगा तो 11k, तो x = 11/13k। इनसे भी जैसे चेक करके बताना, तो क्या हमको तो फिर अजीब लग रहा है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसा देख लेते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम। each term कहाँ गया? What term should be added to the antecedent and subtract from consequent? 1 है, अच्छा 7 से 13, ठीक है। अच्छा क्या बोला है कि मेक अ कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 और 5:4, और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है 2:3 5:4, 2:3, तो 2:3 ये तुम्हारा ये 2 × 5 हो गया और 3 × 4 हो गया, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 ये हो गया। और इसमें से 4:7 है ना, हम रेशियो नहीं हटा रहे हैं, 4 - x कर देते हैं अगर, और यहाँ पे 7 नहीं ऐड करना है ना -6। एंटीसीडेंट में क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पर तोड़ दे रहे थे, ब्रेक कर दे रहे थे, ये 5/6, तो 6 × 4 = 24 + 6x, 7 × 5 = 35 - 7x, तो 13x 3 11, x = 11/13 आ रहा है। ऑफ रेशियो मेक कंपाउंड रेशियो 2:3। uh, 5.8 है ना, और 8 का 3 1 आ रहा है। What term should be added to the antecedent and subtract from consequent of ratio 4:7 to make a compound ratio 2:3, make a compound ratio of 2:3 और 5:4। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं कि हम देखो ज़रा सा, 7 × 5 = 35 और 5x, इधर चला जाएगा 13x, 6 × 4 = 24 6x, तो कॉन्सिक्वेंट, चलो ठीक है, देखते हैं, इसको बाद में बता देंगे हम। अब देखो ये तुम्हारा उस चैप्टर का था, देखो एक और क्वेश्चन है 8 का 2 देख लेते हैं क्या बोल। लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो A:B टू मेक अ रेशियो M:(n)। देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म, लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो। देखो A और B, यहाँ पे ईच टर्म शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो हम M सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, और इसमें से M सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये जो तुम्हारा हो जाए, अच्छा यहाँ पे M दिया हुआ है, तो A - x मान लो और B - x मान लो टू मेक अ M और N। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AN - NX और BM - NM, ठीक है, BM - MX, ठीक है। तो ये तुम्हारा AN - BM हो गया और NX उधर चला गया तो -MX हो गया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो N - M हो जाएगा। इसका जैसे आंसर चेक करके बताना क्या होगा, AN - BM, तो x = AN - BM by N - M। ये है क्या, ये है ना, तो ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ की है, पता नहीं, वो शायद कुछ हो गया होगा वहाँ पे, तुम मुझे जैसे बताना क्या गड़बड़ है, तुम भी लोग जैसे बता देना बाद में वीडियो में कमेंट कर देना। तो ये तुम्हारा कौन सा था, ये 8 का 2 था, है ना, 8 का 2 था, ये तुम्हारा 8 का 2 था, ठीक है, 8 का 2 बोला क्या है कि व्हाट टर्म
शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इच टर्म ए इज टू बी। तो ए इज टू बी कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो टर्म को नहीं पता है तो मान लेते एक्स, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन जाएगा m बाई n बन जाएगा। फिर हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है, उसमें क्या गड़बड़ है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ किए हैं क्या, एक बार देख लेना तुम लोग, बता देना हमको जरा सा। देखो अब क्या बोल रहे हैं ना कि प्रोपोर्शन क्या है, ए बी सी डी, प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम लोग। तो देखो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इज इक्वल्स टू नहीं, देखो ए इज टू बी, और ये तुम्हारा प्रोपोर्शन का सिंबल होता है सी इज टू डी, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो तुम क्या नोटिस किए, ये मीन टर्म था और ये एक्सट्रीम टर्म है, ए और डी एक्सट्रीम टर्म है और बी और सी मीन टर्म है। तो तुम क्या नोटिस किए कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन टर्म का प्रोडक्ट, पहला और आखिर का प्रोडक्ट बराबर है मिडिल टर्म के प्रोडक्ट का। मतलब तुमसे पूछ ले, तुमको हम बस नॉर्मल नंबर दे दे 2 3 4 5 और तुमसे बोले कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तुमसे पूछे ये नंबर देगा, तुमसे पूछे क्या प्रोपोर्शन में है, तो तुम झट से क्या करोगे, तुम ये और ये को मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 4 3 12, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किताब में होगा भी मेरे ख्याल से, नहीं दिया होगा, ठीक है नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है तुमको एग्जाम में, मिल सकता है कि बताओ कि कौन सा प्रोपोर्शन है कौन प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, सर क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे कि प्रोपोर्शन बताओ कि, तो कैसे समझोगे कि पहले और आखिर का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों बीच वाले का मल्टीप्लाई करोगे, चेक करोगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो हाँ प्रोपोर्शन में है, और बराबर नहीं आ रहा तो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा हम तुमसे बोले कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा बात है, इस पर बहुत क्वेश्चन मिलेगा, नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है, ए, इसका मतलब होता है ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। तुमसे हम बोले कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मतलब ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी। हम तुमसे बोले कि ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसका मतलब ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज इक्वल टू डी इज टू ई। हम तुमसे बोले ए बी सी डी ई एफ आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसका मतलब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई और ई इज टू एफ। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तुम लोग इतना ज़्यादा नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकता है, मतलब ये दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो 3 टर्म आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मतलब ए टू बी इज इक्वल टू बी टू सी, मतलब हम लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, मतलब हम लिख सकते हैं ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी ए सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो b है ना, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको b को, और c जो है ना ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, और b जो है ये मीन प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, अभी है हम बताएंगे तुम लोगों को प्रोपोर्शन है, क्वेश्चन है। जैसे कि तुमसे पूछा है कि 2 नंबर देख लो तुमसे, नहीं जैसे कि हाँ 3 नंबर देख लो, लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, जैसे तुमको क्या दिया हुआ, हम ये देखते हैं। जैसे देखो तुम लोग, ये तुम्हारा है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 है, और 3 का 4 देख लो, 3 का 4, ठीक है, 3 का 4 देख लो। 3 का 4 में क्या बोल रहा है, लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, और तुमको दिया क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस टू दिए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर यही रहेगा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस टू थर्ड प्रोपोर्शन तुम्हारा क्या आ गया, मान लो z, ठीक है, या कुछ यूनिक चीज रखो, ए मान लो, है ना। तुमसे हम बोले कि ए बी सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन में है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में है तो कैसे होगा, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, ठीक है।
तो अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए। तो ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, है ना, और उसका स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। समझ रहे हो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और टोटल का स्क्वायर है मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये सेम चीज़ यहीं पे यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, यही चीज़ होगा ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कट गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा आंसर देख लेना एक बार, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर मतलब कि 4, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी दिया होगा आंसर में, या फिर यूँ समझ लो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो यहीं पे आया और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी आंसर हुआ, ठीक है ना। कौन सा है, ये वाला ना ये वाला, ऊपर वाला है। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। ये तुमने थर्ड क्वेश्चन पूछा, और भी क्वेश्चन तुमसे इसमें पूछा है 1 2 3 और भी है, तुम घर में कोशिश करने का। उसके बाद क्या बोला, लेट अस फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मीन प्रोपोर्शन 4 का 4 देख लो, मीन प्रोपोर्शन 4 का 4 देख लो। क्या बोला, अब हम तुम लोगों से पूछे, तुम लोग हम बोले कि मीन प्रोपोर्शन क्या था, तो b इज इक्वल्स टू रूट ओवर AC था ना, याद करो, अभी हम बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे, a इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सी, तो a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो b इज इक्वल्स टू रूट AC। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता, यहाँ तो प्लस माइनस होगा, आप यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस में ही है। जब दोनों नंबर प्लस में हो तो हम प्लस ही लेंगे, दोनों नंबर प्लस में हो तो प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, b क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, तो b को b ही मानो, और रूट ओवर a को मान लो क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मान लो a को, और c को क्या मान लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर रूट से बाहर वही आता है जो जोड़ा में हो, जो डबल हो, है ना। जैसे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। और ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे इसका आंसर देख लेना और हमें बताना क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको तुम और अगर समझ में नहीं आ रहा तो और डिटेल में समझ लो। ये क्या है, रूट ओवर है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब तो ये होता है ना, 1/2 होता है, पावर में 1/2। तो अब ये क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/2 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा उम्मीद है आज का, बहुत ज़्यादा क्लास हो गया, ठीक है, रहने दो, लंबा हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है ना, प्रोपोर्शनल और भी कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वो जो क्वेश्चन बचा ना, पता नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ की है हम लोग, तुम मुझे बताना क्या गड़बड़ हुआ है उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।